हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए, ये जो आपका क्लास चल रहा है, ये क्लास आपके सीटेट के लिए चल रहा है। सीटेट 6 to 8 के लिए, जो आपके जिन्होंने एसएसटी ले रखा है सीटेट में, उनके लिए क्लास है। और ये जो क्लास है आपकी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। हिस्ट्री में ये आपका चैप्टर 7 चल रहा है और हिस्ट्री जो है आपकी एनसीईआरटी की चल रही है। क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है, उसके बाद 7 की चलेगी और उसके बाद आपकी 8 की चलेगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ दिन आपकी क्लासेस नहीं हो पाई हैं, तो हम कोशिश करेंगे अब आपकी क्लासेस डेली हो। तो चलिए आइए हम क्लास को फटाफट से देखते हैं। और देखिए, आप सभी इसको पढ़ डालिएगा, क्योंकि अभी अगर बीपीएससी तैयारी 2.0 की वैकेंसी आएगी तो हो सकता है अपीयरिंग वाले भी एलिजिबल हो जाए। तो आप सभी सीटेट सेकेंड पेपर की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं चैप्टर क्या है। देखिए, जितने भी जो चैप्टर के नाम है, हम उन्हीं में से समझ में आ जाता है कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? अध्याय 7, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अब देखिए, यहाँ पर अशोक के बारे में पढ़ना है, अशोक के स्तंभ के बारे में पढ़ना है, और उनकी राज्य राजधानी क्या चीज़ें, सब उनके कितने कैसे राज्य थे, उनके राजगद्दी कैसी थी, क्या थी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे अशोक के बारे में आपको पढ़ना है। अब देखिए, रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादा से कड़क नोट मिले। सबको अपने दादा से क्या मिलता है? कड़क नोट मिलता है। कड़क नोट मिलता है, क्योंकि पता है आप सभी को कि दादा लोग गिफ्ट नहीं देते हैं, बस वो कड़क नोट निकाल के दे देंगे और वो पक्का आपका 100 वाला रहेगा। देखिए, उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोट को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। देखिए, जब हमें कभी कड़क नोट मिलती थी तो हम उसको क्या करते हैं? देखते हैं। जब हम बचपन में हम लोग थे तो हम लोग भी देखते थे कि ये नोट कितना कड़क है, और उसको क्या करते थे? हम खर्च करना नहीं चाहते थे और उन्हें हम क्या करते थे? अपनी बुक में क्या करते थे? रखना चाहते थे। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपने बुक में रख देते थे और भूल जाते थे, मेरी तरह। और बाद में जब वो बुक कोई दूसरा उठाए तो वो अगर बुक पढ़े तो वो उसमें उसके कड़क कड़क एक एक दो के नोट मिलते रहते थे। जैसे हम लोग जब छोटे रहे होंगे तो 1-2 के जो नोट आते थे वो बड़े अच्छे होते थे। देखिए, तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? अब देखिए, अब वो क्या है? सोचने लगा। अब हमारी तरह इसने नोट को दबा के रखा नहीं, अब ये बस सोच रही है कि आखिर यहाँ पर शेर क्यों बना है। अब देखिए, आइए देखते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। ठीक है, इनका क्या है? एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इसके पहले जो क्लास 6 हमने पढ़ाया था उसमें आपको हमने ये पढ़ाया है। देखिए, इस इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अब हमें ये समझने की कोशिश करना है कि उनका जो राज्य है उन्हें हम साम्राज्य क्यों कहते हैं। चलिए देखते हैं। अशोक साम्राज्य पर शासन करते थे। उसकी स्थापना उनके दादा, ठीक है, अशोक कहाँ करते थे? एक साम्राज्य पर शासन करते थे। पूछ सकता है कि अशोक कहाँ शासन करते थे? कहाँ पर करते थे? साम्राज्य पर करते थे। और पूछ सकता है कि इसकी स्थापना किसने किया था? तो दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनके जो दादा थे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने किया था। अब कब किया था? 2300 साल पहले की थी। चाणक्य कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। देखिए, एक चाणक्य थे कौटिल्य, आप सभी चाणक्य को अच्छी तरीके से जानते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। ये पूछता है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो कौटिल्य है। और ये बहुत बुद्धिमान थे। और उस व्यक्ति ने क्या की? इनकी चंद्रगुप्त मतलब जो इनके दादा थे अशोक के, उनकी क्या की? बहुत हेल्प की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। पूछ सकता है कि चाणक्य के जो विचार हैं हमें किस पुस्तक में मिलते हैं, तो अर्थशास्त्र में मिलते हैं। अब आइए देखिए, वंश, हम लोग कहते हैं ना वंश। अब जान लेते हैं वंश होता क्या है। देखिए, जब एक ही परिवार में कई सदस्य एक की बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पूछ सकता है कि मौर्य वंश में कितने राजा हुए, तो 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन हुए? चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार। पहले कौन थे? चंद्रगुप्त, फिर उनके बेटे कौन थे? बिंदुसार। फिर उसके बाद कौन? बिंदुसार का पुत्र कौन? अशोक। पूछ सकता है कि अशोक का पुत्र कौन है,
तो बिंदुसार है। बिंदुसार का बेटा कौन है? चंद्रगुप्त है। या पूछ सकता है चंद्रगुप्त का बेटा कौन है? बिंदुसार है। और फिर पूछ सकता है बिंदुसार का पुत्र कौन है? तो अशोक है। ये आप इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं। देखिए, साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया। अभी नीचे में आपको मानचित्र दिखा देते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए ये नगर इस तरीके से, देखिए यहाँ पर दिया है ना अभिलेख, देखिए यहाँ अभिलेख स्थल प्राप्ति दिया है, जो रेड कलर से है वो अभिलेख है, जहाँ से हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो है, और जो ब्लैक से पॉइंटेड आपका है डॉट है वो महत्वपूर्ण नगर है। तो आप यहाँ पर चित्र को एक बार ऐसे देख लीजिए और आप देख लीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं। जैसे उज्जैन है, ये हमारा नगर हो गया, पाटलिपुत्र हमारा नगर हो गया, और ये सब जो है यहाँ पर क्या मिले हमें, अलग अलग के क्या मिले हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख प्राप्त स्थल हैं, ठीक है। जैसे गिरनार हो गया, पन गुरिया हो गया, सांची हो गया, रूपनाथ हो गया, इस तरीके से सारनाथ हो गया। ये जो रेड वाले आपके सारे हैं क्या है, आपके अभिलेख की स्थल प्राप्ति है। अब अगला हम देखते हैं क्या है कि इनमें साम्राज्य की राजधानी, देखिए जो साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। देखिए इनमें साम्राज्य की राजधानी में कौन कौन प्रमुख थे, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ था, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। आप इसे याद रखेंगे, तक्षशिला क्या था। देखिए अब वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। पूछ सकता है कि साम्राज्य के सबसे बड़े क्षेत्र में या बहुत बड़े क्षेत्र में क्या बसा हुआ था या क्या फैला था, तो क्या था, किसान और पशुपालक थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा में जंगलों से भरा था। पूछ सकता है कि मध्य भारत का जो ज़्यादातर हिस्सा था किससे भरा हुआ था, तो पूछ सकता है किसान या पशुपालकों से, या पूछ सकता है जंगलों से। तो किससे भरा था, जंगल से भरा था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। अब ये जो पश्चिमी का इलाका था कैसा था, आपका जंगल था, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, फल फूल का संग्रहण करते थे, मतलब फल फूल को इकट्ठा करते थे, जानवर का वहाँ पर शिकार भी करते थे, उसी से क्या करते थे, अपना जीवन चलाते थे। अब क्या, साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न, पहले इसको हम देख लेते हैं। फिर देखिए जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दिखाया गया है, अभी हमने आपको बता दिया। इसके सारे साम्राज्य के भीतर थे, इसके सारे इलाके साम्राज्य के भीतर हैं। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, ये आपको बताना है, आप ढूंढ के बताइएगा। देखिए आगे क्या है, भाषाएं बोलते हैं, यहाँ से देख लीजिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप सभी। देखिए साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, ये बताया गया है। अब जो अलग अलग साम्राज्य हैं, जैसे कि अलग अलग जो साम्राज्य वहाँ पे अलग अलग भाषा बोली जाएगी, ऐसा नहीं है कि एक साम्राज्य में एक ही तरह की भाषा बोली जाए। अब क्या है, वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, अलग अलग तरीके के भोजन करते थे, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे, क्योंकि उनका एरिया अलग अलग था। एक साइड किसान रहते थे, एक साइड जंगल रहता था, तो किसान लोग क्या करते थे, पशुओं से अपना जीविका चलाते थे, और जो जिस साइड लोग जंगल में रहते थे वो जंगलों के शिकार करके और फल फूल से अपना जीविका चलाते थे। और इस साइड का जो था वो भाषा अलग था, इस साइड का भाषा अलग था। तो वही बताना ये चाह रहा है कि यहाँ के अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावे, खाना पीना, सब कुछ क्या था, इनका अलग अलग होता है, ठीक है। देखिए जहाँ जैसे जिसकी सुविधा होती है उस तरीके से उसका जैसा इन्वायरमेंट होता है वो उस तरीके से वहाँ पे ढल जाते हैं। अब क्या, चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। जो हमारा साम्राज्य होता है, देखिए राज्य और साम्राज्य में हम आपको अंतर बता रहे हैं। जो साम्राज्य होता है उसमें क्या होता है कि उसकी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना से ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। अब जो सम्राट हैं उनको राजा की तुलना में ज्यादा संसाधन चाहिए, क्योंकि अब क्या है, यहाँ पर राज्य से बड़ा क्या है, हमारा साम्राज्य है। अब याद रखिएगा कि साम्राज्य क्या हमारा राज्य से बड़ा है, इसी कारण उन्हीं बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी की जरूरत होती है। अब साम्राज्य है तो साम्राज्य में उन्हें अधिकारी चाहिए। अब देखिए अधिकारी चाहिए तो ये लोग करते क्या हैं, अब देखिए साम्राज्य का प्रशासन अब कैसे चलता है। चलिए अब साम्राज्य का प्रशासन, अब क्या चाहिए, साम्राज्य क्या है, बड़ा है, उन्हें राजाओं से अधिक सुविधाएं चाहिए और उन्हें अधिक अधिकारी चाहिए। तो अब देखिए क्या होता है, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था
अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। अलग अलग मतलब अलग अलग जहाँ जहाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा था तो अलग अलग हिस्से पे अलग अलग तरीके से शासन, जैसे हम अभी बताए ना, जैसा इन्वायरमेंट था उस तरीके से वहाँ पर शासन होता था, उस तरीके से लोग मतलब पहनते थे, उस तरीके से खाते पीते थे। तो वही बताया गया है। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। देखिए, जो सम्राट था, कहाँ पर इसका सीधा नियंत्रण था? पाटलिपुत्र में था। और कहाँ पर था? और उसके आसपास के इलाकों पर था। इसका मतलब यह हुआ कि इलाके के गांवों और शहरों में किसान, पशुपालक, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, ये क्या करते थे? अभी हमने कल बताया था, ये सबसे ज़्यादा इनको शायद मैंने चैप्टर 6 में ही बताया था या इसके आगे ही आएगा, कि ये सबसे ज़्यादा जो कर इकट्ठा करते थे, किससे करते थे? किसानों से ही करते थे। और किसानों को इसलिए वो हेल्प भी करते थे कि उनका जो अगर इनकी कृषि जो है हमारी बहुत अच्छी होगी तो क्या करेंगे कि यहाँ पे जब हम यहाँ से कृषि अच्छी होगी तो हमें यहाँ से कर भी अच्छा मिलेगा। जितना ज़्यादा कृषि होगा, जितना ज़्यादा खेती होगा, उतना अच्छा हमें कर मिलेगा। इसलिए ये उनकी हेल्प भी बहुत ज़्यादा करते थे, किसानों की। अब देखिए, जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। देखिए, यहाँ पर सजा भी था। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था। ठीक है, इन अधिकारियों के ऊपर क्या था? सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। अब पूछ सकता है कि अधिकारियों से ऊपर कौन था? तो कौन था? सम्राट था। तो पूछ सकता है कि सम्राट का कार्य क्या था? तो सम्राट का जो कार्य था, राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर क्या था? नियंत्रण रखना था। ठीक, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। जो हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, उनमें क्या था? उसके भीतर बहुत क्या थे कि कई छोटे छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। और जो छोटे छोटे प्रांत थे, उन पे किससे शासन किया जाता था? तक्षशिला आपका हो गया, या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। देखिए, वहां का राज्यपाल मतलब गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। जैसे भी हमें आपने बताया कि जैसा इन्वायरमेंट था उसी तरीके से लोग वहां पर ढलते थे। तो ये कहा गया कि स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। अब देखिए, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो मौर्य शासक थे वो किस पे नियंत्रण करने की ज्यादातर कोशिश करते थे? नदी पर और किस पर? मार्ग पर। ये दो चीजों पे सबसे ज्यादा नियंत्रण इनका था। इनका ये था कि मैं बस इन्हीं दो चीजों पे नियंत्रण करना है, जो कि अब देखिए आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। अब क्या था कि ये किस लिए इस पर नियंत्रण रखना चाहते थे? जो आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर उन्हें भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे। यहाँ पर भी यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन और कर भेंट के रूप में मिलते थे, उसे क्या करते थे? इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के जैसे अर्थशास्त्र में यह लिखा गया कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, देखिए अलग ऐसा नहीं है, हमने इसके पहले आपको बताया था कि जो ये लोग कर लेते थे, ऐसा नहीं है कि सबसे ये पैसे ले। इसके पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो राजा लोग थे या जो सम्राट लोग थे, वो क्या करते थे कि जैसे कि मजदूर हो गया तो मजदूर को लाकर अपने घर पे 2-4 दिन काम करवा दिए, सुनार हो गए उनसे काम करवा दिए, कृषक हो गए, कृषक से क्या किए कि ये अपना उनके किसानी करवाए और उनसे कर ले लिए, और सेना हुए, सेना को अपने यहाँ कार्य करने के लिए रख दिए। तो इस तरीके से इनका था। तो यहाँ पर बताया गया कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और उत्तर भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब देखिए, अब जो कंबल के लिए प्रसिद्ध है वहां से कंबल इकट्ठा कर लो भाई, ये कर के रूप में ले लिए। ये जहाँ सोना है, कीमती चीजें हैं, पत्थर है, वहां से वो ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होता है? नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब नजराना होता क्या है? देखिए, पूछ सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको कि संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है? जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से भी संभव हो। देखिए, वही नजराना जो है अनियमित रूप से, हमें जितनी जरूरत है हम उतना लेंगे, यहाँ पर ऐसा था। ठीक है,
अनियमित रूप से जो भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। देखिए, कुछ ऐसा था जो स्वेच्छा से देते थे या बहुत ज़्यादा दे दिए या उनके पास जितना है उतना दे दिए, तो वही क्या है, हमारा नजराना था। अनियमित रूप से इसका करना, और कुछ जैसे कर है नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे कि आपने इतना गेहूं पैदा किया तो इतने गेहूं पे इतना हमें कर मिलना चाहिए। लेकिन नजराना क्या था कि अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा कर लिया जाता था। ठीक है, जैसे हम कभी घूमने गए आपके यहाँ, तो हमें ज़रूरत पड़ी जिस चीज़ की, हमने आपसे ले लिया, तो इस तरीके से आपने हमें स्वेच्छा से दे दिया, तो ये था। अब आइए देखते हैं राजधानी में सम्राट, पढ़ते हैं इनको। देखिए, मेगास्थनीज, एक सेकेंड, देखिए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। पूछ सकता है जो मेगास्थनीज था वो किसका राजदूत था, तो किसका था? सेल्यूकस निकेटर का था। अब देखिए, पूछ सकता है मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। अब आइए यहाँ पर देखिए, पूछा नहीं है यहाँ पर। मेगास्थनीज जो कुछ भी देखा वो क्या था? एक राजदूत था, तो जगह जगह जाता था, तो उन्हें जो देखा उन्होंने एक विवरण दिया है। यहाँ हम सबके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। देखिए, अलग अलग विवरण दिया है, इन्होंने छोटा सा एक अंश देकर बता रहे हैं वो जहाँ जहाँ गए किसके बारे में कैसा उन्होंने कहा। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 दिन एक ही कमरे में नहीं सोते थे। जो देखिए, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर जब शोभा यात्रा के समय जश्न मनाया जाता है, तो ये उसका एक विवरण दे रहे हैं कि कैसे कैसे उस जश्न में होता है। तो ये आपने देख लिया। और पाटलिपुत्र आधुनिक में कहा है पटना के बारे में। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। इन चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। अब देखिए, राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को क्यों चखते थे भाई? क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं इसमें जहर ना मिला हो या कुछ इस तरीके से, तो वो खाते थे। अब देखिए, पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? आप अध्याय 3 को देखिए, पढ़िए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। आप सभी देखिए कमेंट नहीं करते हैं चीज़ें, अगर मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछती हूँ तो भी आप सभी कमेंट में नहीं करते हैं। देखिए, अगर आपने पढ़ा नहीं है, मैं प्लेलिस्ट में सारी जितने भी वीडियो बनाए हुए मैं दे दी हूँ, और मैं सोच रही आपकी CDP की भी जो वीडियो है मैं उसको भी दे दूँगी। थोड़ा टाइम का अभाव रहता है, तो जितना टाइम मिलेगा उतने मैं आपको क्लासेस देती रहूँगी। देखिए, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। अंत में क्या था? अंत में क्या आते थे? जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती है कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। देखिए, ये भी ये कर के रूप में था। अभी हमने जो कर के रूप में आपका बताया ना, यहाँ पर देखिए, ये तो एक राजधानी में सम्राट, ये तो एक तरीके से था, नजराना था। यहाँ तक जो हमने पढ़े कि नजराने इकट्ठे किए जाते थे। अब नजराने इकट्ठे करने के बाद क्या किया जाता था? अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। सबसे अंत में क्या आता था? जंगल वाला इलाका आता था। तो वहाँ लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। वहाँ के लोग क्या थे? स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें लाकर दे, क्योंकि जंगल में जो चीज़ें मिलती थी वही उनसे कर के रूप में लेंगे। आप सभी को पता है। अशोक एक अनोखा सम्राट। देखिए, अशोक क्या था? एक अनोखा सम्राट था। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध क्या थे? शासक थे। ठीक है। अब पूछ सकता है मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अशोक मौर्य था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख
प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। पूछ सकता है कि अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख है वो किस में है, तो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। अगला ये देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। देखिए अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो देखिए यहाँ पर एक ऐसा अभिलेख है जो कलिंग का क्या कर रहा है, कलिंग युद्ध का वर्णन कर रहा है। अब आइए हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। अब पूछ सकता है कि अशोक ने राजा बनने के कितने साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया? 8 साल बाद। देखिए लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझ पर अपार दुख हुआ। क्यों? देखिए जो आपके अभिलेख थे वो किस लिए लिखे जाते थे? अब इसके पहले चैप्टर में हमने बताया था कि अभिलेख किस लिए लिखे जाते थे कि जो राजा जीतता है युद्ध में, हारता है, या उसने जो मतलब कि युद्ध में जो युद्ध किया है उसने जीत प्राप्त की है, या उसने अपनी लाइफ में जो भी किया है जिस तरीके से कि उसे लोगों के सामने प्रदर्शित करना पड़े, या मतलब कि प्रदर्शित का मतलब ये कि वो लोगों को बता सके कि हमने इतने युद्ध जीते, हमने ये चीज़ लिखे हैं, तो वो एक अभिलेख लिखते थे और उसी पे वो सारी चीज़ें लिखवा कर रखते थे। तो वही ये था। अब जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। ये अशोक ने अपने अभिलेख में ये सब चीज़ें लिखी हैं। अब और उन्होंने क्या लिखा है कि जब किसी स्वतंत्र देश को, चलिए यहाँ पे, जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। ये युद्ध के बारे में लिखे, किसके? कलिंग के युद्ध के बारे में। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। इन्होंने जब कलिंग का युद्ध किया और कलिंग का युद्ध जीता, फिर उसमें बहुत लोग सारे मरे, ये सब हुआ, तो उन्होंने एक अभिलेख कहाँ होता है? पत्थरों पे ऐसे बनाया जाता है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे उस पर लिख डाला सारा। ठीक है, किसने? अशोक ने। अब उन्होंने क्या कहा? अब उन्हें छोड़ने का, क्या, युद्ध को छोड़ने का मन है कि ये सब चीज़ें मुझे नहीं करनी है। अब क्या करना है? मुझे धर्म पालन करने और इसे दूसरों को शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। इनका मानना है कि जैसे मैं बलपूर्वक विजय प्राप्त करता हूँ, उससे अच्छा तो धर्म में से लोगों को हम क्या करेंगे कि लोगों का दिल जीत लेंगे। मैंने यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। उन्होंने यह अभिलेख इसलिए लिखा कि युद्ध में इतने लोग मारे जाते हैं, इस तरीके से है, तो इसलिए लिखा कि ये जो अभिलेख है तो बहुत दिन चलेगा, अगर मेरे मरने के बाद मेरे पोते या मेरे बेटे आएंगे तो वो युद्ध ना करें, इसलिए उन्होंने लिखा। ठीक है, इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, तो इन्होंने धर्म को बढ़ाने का यहाँ पर बताया। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट का था। ये किसके लिए लिखे? अपने बेटे के लिए और अपने पोते के लिए, कि ये युद्ध ये लोग ना करें। कलिंग की लड़ाई में युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है, ये याद रखिएगा आप सभी। पूछ सकता है कि धम्म संस्कृत शब्द क्या है या धर्म का प्राकृतिक रूप है, ये चीजें। अब अशोक का कलिंग युद्ध, अब देख लेते हैं अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में। इसके पहले तो अशोक ने अपने अभिलेख में लिख के बता दिया कि कलिंग का जो युद्ध था मैंने 8 साल बाद जीता। क्या था? जो भी उन्होंने बता दिया कि हमें युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। पूछ सकता है कि कलिंग क्या है। देखिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो लेकर चल रही हूँ। ठीक है, ये क्या है? तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिस्सा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध में वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब देखिए अशोक का धम्म क्या था। देखिए अशोक ने कहा कि हम धम्म को अपनाएंगे और धम्म के जरिए लोगों को हम क्या करेंगे? शिक्षा देंगे। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा था, किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। जो अशोक का धम्म था, जैसे कि बुद्ध जी का था, तो बुद्ध जी के धम्म जो करते थे बुद्ध जी या फिर जो साधु संत करते थे, इनका ऐसा कोई धम्म नहीं था। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इसमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था। अब देखिए जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी दासों और नौकरों
के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके अलावा परिवार, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, चलिए देखिए, इनके अलावा परिवार में व पड़ोसी के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म मात नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अब ये सब क्रूरता जो था, पशु का बलि देना, ये सब चीज़ें इनको अच्छा नहीं लगता था, तो इन्होंने क्या किया कि एक धम्म के लिए एक अधिकारी रखा और वो अलग अलग जगह पे जाते थे और शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। इनका ये कार्य कर दिया गया कि जो नहीं पढ़ सकते हैं आप उन्हें पढ़कर सुनाएंगे। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। अब पूछ सकता है कि अशोक ने अपने धम्म को प्रसारित करने के लिए दूत को कहाँ कहाँ भेजा, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, यहाँ पर देखिए पृष्ठ संख्या 76-77 पर दिए गए मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों की पहचान का प्रयास कीजिए। अब यही है सीरिया, मिस्र, ग्रीस इनको पहचान करने के लिए है, तो चलिए आपको इतना पहचान नहीं करना, बस याद रखिएगा आप। उन्होंने सड़क बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। कौन? अशोक ने। अब आइए आगे देखते हैं अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। देखिए अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था, चलिए फटाफट से हम पढ़ लेते हैं। लोग विभिन्न अवसर पर अनुष्ठा करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। अब देखिए अशोक का ये संदेश है कि ये जो लोग करते हैं ना, ये कोई कर्मकांड जो है ना, ये किसी काम का नहीं है। अब क्या है, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। ये अशोक का एक संदेश था सबके लिए। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है, ये अशोक का मानना था। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं तो हम एक दूसरे से लड़ाई करें, ये इनका मानना नहीं था। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। आप अगर हिंदू हैं, हिंदू कर रहे हैं, आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, सिख है, सिख, तो देखिए ये चीज़ें क्या है, आप अपने धर्म को ज़्यादातर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये अशोक का मानना था। इसलिए हर किसी को अपने धर्म के प्रमुख विश्वास को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल गया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका लिखना था कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचार को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। अब इन्हें छोड़ दीजिए। अब देखिए कुछ लिपि यहाँ पर है, हम देख लेते हैं कि किस तरीके से वो लिपियाँ लिखी जाती है। देखिए आधुनिक भारत में ज़्यादातर लिपियाँ, जो हमारा आधुनिक भारत है, ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देख सकते हैं। देखिए जबकि ब्राह्मी लिपि थी, देखिए कैसी है, अ को देखिए अलग अलग में देख सकते हैं। देखिए देवनागरी में अ ऐसे लिखते हैं, ब्राह्मी में अ को ऐसे लिखते हैं, बांग्ला में अ को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मलयालम में अ को ऐसे लिखते हैं और तमिल में अ को ऐसे लिखते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको पूछ दे कि इस तरीके से अ बना के दे दे और कह दे कि ये कौन सी लिपि है, ठीक है, ऐसे देता तो नहीं है लेकिन हो सकता है दे दे। सीटेट वालों का कोई भरोसा नहीं रहता है। अब देखिए अन्यत्र क्या है। अब यहाँ पर क्या है कि मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, जब मौर्य साम्राज्य आपका उभरा उसके जस्ट थोड़ा सा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले चीन, ये कब था? 2300 में था। अब उसके बाद क्या, 2400 वर्ष पहले चीन में
सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तर सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था, मतलब उत्तरी सीमा में जो पशुपालक थे उनसे रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। पूछ सकता है कि जो चीन की दीवार है आपकी कितनी किलोमीटर लंबी है, तो 6400 किलोमीटर आपकी लंबी है। तथा पत्थर और ईंट से बनी है। पूछ सकता है चीन की दीवार किससे बनी है, पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी, और इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। देखिए ये याद रखिएगा, ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछ सकता है कि ये जो दीवार है इसको बनाने के लिए कितने लोगों को काम करना पड़ा, या ऐसे पॉइंट पॉइंट में आपको दे सकता है और कहता है कि चीन की दीवार के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। ठीक है, दे सकता है कि 6300 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो ये असत्य हो गया। अगर सारी चीज़ें सत्य दे दिया, आपको पता रहेगा तभी ना आप टिक लगा पाएंगे। चलिए, हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। ठीक है, अब पूछ सकता है कि हर 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए क्या बने हैं यहाँ पर, तो क्या बने हैं, बुर्ज बने हैं। ये आपको याद रखना है। पड़ोसी देश के प्रति अशोक का रवैया जो था वो चीनी सम्राट के रवैये से कैसे भिन्न था। चीनी सम्राट के रवैये से, क्योंकि देखिए अशोक तो सबके लिए अच्छा कर रहा है, अब ये क्या कर रहे हैं, पशुपालकों के लिए और अन्य देशों के लिए ये अपना दीवार खड़ा कर दे रहे हैं कि ये इधर ना आए। ठीक, अब देखिए ये आपका कल्पना है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने कहा था आपको बाद में करा देंगे। बाकी आपका ये मानचित्र है, ये देख लीजिएगा आप सभी। और यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कौन कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आप अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे। देखिए कल से मैं ना आपको ये जो उपयोगी शब्द है इसको पहले बता दूंगी, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ से हमें नोट डाउन करना है, कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें आएंगी। जैसे साम्राज्य के बारे में आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से, और राजधानी के बारे में हमने जो पढ़ाया, अधिकारी के बारे में, संदेशवाहक के बारे में, प्रांत के बारे में, और जो अशोक का हमने धम्म पढ़ाया उसके बारे में। इतनी चीज़ें इस चैप्टर से आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। और इसके बाद आपका चैप्टर 8 आएगा और 12 चैप्टर आपके हैं, तो जल्दी ख़त्म कर देंगे। फिर क्लास 7 की एनसीईआरटी को हम स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सभी लाइक किया करिए। देखिए आप लाइक करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो मुझे बस एक पता चलता है कि हाँ वीडियो अच्छी लगी, तो मुझे वीडियो बनाना चाहिए, डेली देना चाहिए। आप लोग लाइक नहीं करते तो मुझे समझ में नहीं आता कि पता नहीं आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी क्या है। देखिए लाइक करने से क्या होता है, मुझे पैसे या कुछ ऐसे नहीं मिलते हैं, बस लाइक करने से क्या होता है लोगों तक वीडियो ज़्यादातर पहुँचती है और वीडियो शेयर हो जाती है। आप लाइक करके हमारा एक हेल्प करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन।